नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी 2019 का जीएस पेपर सेकेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। तो हमको यहाँ व्याख्या करना है कि शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, जबकि यह क्या करता है कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसी को हमको यहाँ व्याख्या करना है, चर्चा करना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। हालांकि ये शक्तियाँ सीमाओं से परे नहीं हैं। अमेरिकी संविधान के शक्ति के कठोर पृथक्करण की बजाय भारत नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का पालन करता है, जो तीनों अंगों से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट वर्णित है, जो निम्नलिखित रूपों से संचालित है या निम्नलिखित रूपों से समझा जा सकता है। तो यहाँ हमने कब पॉइंट लिया है, समझिए। राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। यद्यपि अनुच्छेद 75 के अनुसार नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन के उत्तरदायित्व के साथ मंत्रिपरिषद संसद की सदस्य होती है और वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला पैराग्राफ, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी भारत का संसद जो बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर भारत के संसद का निर्माण करते हैं। यानी भारत का संसद बनता है, तीनों को मिलन से बनता शामिल है। कार्यपालिका का प्रमुख है। विधायी निकाय संसद का अभिन्न अंग है। तदनुसार संसद मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के नियंत्रण और उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि विभिन्न प्रस्तावों का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 के तहत संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। देखिए, निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव यह मुख्य रूप से विपक्ष द्वारा लाया जाता है और इसमें जो है आपको 50 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए। 50 सदस्य मीन्स सांसद, और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने में विपक्ष कामयाब होता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और आप जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो पूरा मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। उसी तरह निंदा प्रस्ताव जो है पारित करते हैं लोग, जो सरकार की नीतियों का निंदा किया जाता है। अब समझिए, यहाँ इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कब? जब वह ऐसा लगेगा कि जो राष्ट्रपति जो है वह संविधान उल्लंघन कर रहा है या संविधान के अनुरूप कार्यरत नहीं है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 266 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और रिट के प्रावधान क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को कार्यकारी और विधायी कार्यों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण हेतु सशक्त बनाते हैं। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, लेकिन इसके साथ ही इसे सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग के साथ परस्पर संबंध भी रखा गया है और विधायी अंग के साथ उदाहरण के लिए कार्यपालिका द्वारा न्याय
उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जाता है, उसी तरह से न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। अनुच्छेद 32 में जो है, अगर कोई किसी का भी राइट जो है अगर उसका हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है अगर, और वह चाहे तो 266 के तहत वह उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जा सकता है। तो यह किसकी समीक्षा करेगा? यह समीक्षा करेगा कार्यपालिका का भी समीक्षा करेगा कि वो कैसे कार्य कर रहा है। और कार्यपालिका चाहे तो अगर देखे कि यह असंवैधानिक तरीका से जो है न्यायपालिका कार्य कर रही है या उसके न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं, तो वह उसको हटा भी सकती है और स्थानांतरित तो जरूरत के अनुसार करती रहती है। और नियुक्ति भी जो है संसद के द्वारा ही, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श पर करते हैं। अब देखिए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे का विस्तार यह है कि एक ही संस्था में सभी शक्तियां केंद्रित करने की बजाय अलग अलग शक्ति केंद्रों का सृजन किया जाए। हालांकि आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन संभव नहीं है, लेकिन इसका महत्व नियंत्रण और संतुलन में निहित है, जो सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर शक्ति किसी एक में निहित हो जाए या राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में निहित हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो शासन होगा वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा या जो भी राष्ट्रपति में, जैसे अध्यक्षता, जैसे यूएसए में राष्ट्रपति होता है, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो है हमारे भारत में, हमारे यहाँ शक्तियों का वितरण किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है और एक दूसरे से पूरक कर सकते हैं कि एक दूसरे का पूरक बना दिया गया है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन और आंसर, और आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। जस्ट इसी तरह का आपको लिखना है। तो ये जो है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया था, जो फ्रांस का था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।